नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप सभी दर्शकों से मेरी बात बहुत कम हो पाती है। खबरों के ज़रिए, विश्लेषण के ज़रिए पहुंच तो जाता हूं, पर कई बार लगता है कि अपनी बात आपके साथ कहनी चाहिए। क्या कहूं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। तो सीमित तरीके से अगले कुछ 15-20 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक, कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। दो, कि आप दर्शकों में से जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है उससे हमें बड़ी मदद मिली है। तीन, हमें एक बड़ा पुरस्कार मिला है। अक्सर मैं अपने पुरस्कारों के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन लगा कि इस पुरस्कार के बारे में आपसे बात करूँ, बताऊँ कि आप जिस चैनल को ज्वाइन करते हैं वो क्या कर रहा है, दुनिया उस चैनल को किस नज़र से देख रही है। और एक किताब है विनीत कुमार की, मीडिया का लोकतंत्र। तो हम इसकी भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इस किताब के बारे में। बात करने का जो टेक ऑफ पॉइंट था वो ये था कि पिछले दिनों मैं किसी पारिवारिक कारणों से एक ऐसी जगह पे था जिसे आप अस्पताल कहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं। सब कुछ ठीक है वैसे। वहाँ पर मेरी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो मुझे देखते ही चौंक गए, और उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ गायब हो गया हूँ। जब मैंने बताया कि YouTube पर रविश कुमार ऑफिशियल एक चैनल है जिस पर मेरा विश्लेषण आता है, काफ़ी नियमित रूप से आता है, कि आपको कभी पता नहीं चला। ऐसे कई लोग मिले और उनकी प्रतिक्रिया से लगा तो सही कि उन्हें वाकई पता नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह से बाज़ार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो लगा कि टेलीविज़न चैनल पे जो दर्शक थे, उन दर्शकों की एक बड़ी आबादी यह नहीं जानती है कि YouTube पर रविश कुमार ऑफिशियल चैनल है। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि किसी भी सूचना को हर व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है, कई बार कई साल लग जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि राजनेता एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, अलग अलग रैलियों में एक ही बात को कहते जाते हैं, और कई बार कोई पार्टी एक ही मुद्दे को लेकर कई साल तक कहती रह जाती है। तो उस दायरे में हम मौजूद हैं YouTube पर एक चैनल लेकर। तो उसके बारे में हम बताना चाहते थे कि अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्हें पता नहीं है कि मैंने एक चैनल छोड़ दिया है, इस्तीफ़ा देने के बाद भी मैं अभी इस पेशे में बना हुआ हूं, वो भी आप लोगों की मदद से, आपके समर्थन की मदद से, तो आप उन्हें बताइए और मदद कर दीजिए। कैसे सब्सक्राइब करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की बात जल्दी आ गई, वो इसलिए कि हम बताना चाहते हैं कि आप सभी ने हमें ज्वाइन करके बहुत सहारा दिया है। व्यूज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए। कई बार आपको इस पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि सारा राजस्व इसी से आता है। हम चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें ताकि हमारे ऊपर ये दबाव हल्का होता जाए और व्यूज़ के दबाव से मुक्त होकर हम अपना काम कर सकें। वैसे जब मैं किसी विषय का चयन करता हूँ तो उसमें व्यूज़ की चिंता बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद व्यूज़ उस चिंता में शामिल हो जाता है। हम देखते ज़रूर हैं कि कितना व्यूज़ आया, कितना नहीं आया। ये ज़रूर है कि हमने इतनी मेहनत से अपनी रिपोर्ट बनाई है कि लोगों ने उसे बड़ी संख्या में देखा है। हमारे ज़्यादातर वीडियो ऐसे हैं जिन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं।
तो संकट व्यूज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसका दबाव थोड़ा हटे। बाद की चिंताओं में ये चिंता ना रहे, कुछ और भी नई चिंताएं आ जाएं या जो चुनौतियां हैं उसका सामना हम कर सकें। तो ये एक बात हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें ज्वाइन करें। पर YouTube की रवायत ऐसी है कि जो मेंबर बनते हैं उनके लिए अलग से कुछ किया जाता है। फिर मैंने सोचा कि हम अलग से क्या करें। हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप देखिएगा, उसकी प्रक्रिया का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें ठीक ठाक मेहनत होती है, पूरे दिन की मेहनत होती है। मतलब हमारी टीम जान लगा देती है और हम सुबह से उस एक वीडियो को बनाने के लिए अपने सीमित दायरे में बहुत प्रयास करते हैं और वो वीडियो आपको अलग अलग YouTube चैनल जो आप देखते हैं उनसे काफ़ी अलग मिलता है। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि तुरंत फौरी प्रतिक्रिया से बात पूरे संदर्भों के साथ नहीं आती है। कई बार बात छूट जाती है, कई बार बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। ऐसी कमियां मेरी रिपोर्ट में भी होती हैं, लेकिन जब हम बहुत सोच समझ कर लिखते हैं, तस्वीरों को ढूंढते हैं, न्यूज़ क्लिप को ढूंढते हैं, तब इन कमियों की संख्या कम होती जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा संदर्भ, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य हम लाते हैं ताकि जो भी दर्शक शुरू से लेकर अंत तक देख रहा है उसे पूरी जानकारी मिले। इसलिए हमने ये लंबा रास्ता अपनाया है जिसमें पूरा दिन लगता है एक वीडियो बनाने में। कई लोगों को लगता है कि चूंकि मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास काफ़ी वक्त होगा, मैं खाली हूं, तो लंच के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, किसी और शहर में बुलाते हैं, किसी और कार्यक्रम में, पर मेरे पास सचमुच इसका वक्त नहीं होता। वैसे भी जो काम करने का रास्ता मैंने चुना, आप मेरी ज़िंदगी से भी देख सकते हैं, चैनल में भी जिस तरह की मेरी रिपोर्टिंग होती थी, वो बहुत लंबा रास्ता है। हर रिपोर्ट एक लंबे रास्ते के बाद मुकम्मल होती है। बहुत कम रिपोर्ट मैंने ऐसी बनाई है जो चलते फिरते या बहुत कम समय में बनी है। उनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट को दर्शक ने सराहा नहीं। तो मैंने यूं ही समझा कि ये मेरी नियति है इस पेशे में कि दर्शक मुझसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं ऐसी रिपोर्ट की कि उन्हें सबसे पहले ये दिखे कि इस लड़के ने मेहनत की है या नहीं, कितनी मेहनत की है। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि आपको वो मेहनत दिखे। वो मेहनत मेरे लिए, मेरी छवि के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि न्यूज़ को समझने की प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रियाओं को समझने की जो चीज़ें होती हैं, जो राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होती हैं, उन्हें आप पंचलाइन में आप नहीं समझ सकते हैं। इसकी आदत कम से कम इस विषय में छोड़ दें। हर चीज़ को आप रील नहीं बना सकते हैं। मज़ा मस्ती के लिए आप बना लीजिए, जिससे आपको अगर तनाव मुक्त होने में मदद मिले, रिलैक्स होने में मदद मिले, तो आप रील थोड़ा देख लीजिए। लेकिन रील से आप उम्मीद मत कीजिए, वो अपनी आदत का हिस्सा मत बनाइए। उससे क्यों नहीं बनाइए कि मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप सड़क पर जाइए, भारत के किसी भी शहर में रहते हों, आप घंटों जाम में रहते हैं और धीरज के साथ रहते हैं, तब आप गाड़ी छोड़कर कूदते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। फिर आप रील में क्यों चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए और आप 1 घंटे के भीतर 500 रील बदल दें? जब आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, उस बदलाव की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, तो रील देखकर जो बदलाव का आनंद आप ले रहे हैं, वो आप अपने आप को झांसा दे रहे हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, अब तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, इतनी भीड़ है, आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। आप एयरपोर्ट पर चले जाइए, इमिग्रेशन की लाइन में चले जाइए, आपको इंतजार करना पड़ता है। तब वहां रील की जो प्रक्रिया है, रील जो आपके भीतर बदलाव ला रहा है, और वहां जो ठहराव है, दोनों में टकराव होता है। आपका धीरज जवाब देने लगता है। तो आप इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर, जैसे राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया है, इस मुद्दे को समझने के लिए आप रील से नहीं समझ सकते, पंच लाइन से नहीं समझ सकते। जब तक आपके जीवन में सब कुछ इतना सुगम्य ना हो जाए, सुपर फास्ट ना हो जाए,
तब तक आप अपने जीवन को, देश के हालात को रील की प्रक्रियाओं से या उसकी रफ्तार से मत जोड़िए। एक कोने में खड़े होकर 1 मिनट की रील में चीज़ों को कह देना अलग बात है, लेकिन न्यूज़ से जुड़ी चीज़ें जो हैं, हम बहुत लंबे रास्ते से चलकर खुद लिखते हैं, एडिट करते हैं, हमारी टीम जान लगा देती है, तब जाकर वो एक वीडियो बनता है। और आपने देखा होगा कि पूरा देखने में आपके पसीने छूट जाते होंगे। छूटने चाहिए। हम चाहते हैं कि आपको देखने की प्रक्रिया में वो तकलीफ हो, क्योंकि देश जो है वो इसी तरह की कई तकलीफों से गुजर रहा है। लोग अदालतों में खड़े हैं, 4-4 साल तक जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही है, सुनवाई पर सुनवाई, पता नहीं चल रहा है कि 4 साल में जमानत क्यों नहीं मिल रही है। क्या जमानत अपने आप में सजा हो गई है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जमानत सबका अधिकार है, वो तुरंत मिल जानी चाहिए, फिर भी 4 साल में किसी को नहीं मिल रहा है। सिर्फ उमर खालिद एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कितने ही लोग होंगे जिन्हें महीनों बाद तक भी जमानत नहीं मिली। तो उनके जीवन में तो रील जैसी कोई रफ्तार नहीं है। तो आप रील को अपने जीवन में बदलाव की रफ्तार ना समझें। इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा ठहरा हुआ होता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने एडिटिंग स्किल से उसमें इतना ज्यादा आकर्षण पैदा कर दें कि सब कुछ पल भर के भी कण-कण में बदलता हुआ नजर आए और आपकी नजरों पर हम धावा बोल दें। उससे होता क्या है कि आपका विवेक पीछे रह जाता है और आप बातों को उस तरह से नहीं समझ पाते हैं। आप खटाखट बदलती तस्वीरों को देखकर लगता है आपको कि चीजें बदल रही हैं और मैं छा जाता हूं। तो मैं उस तरह से अपने वीडियो के जरिए नहीं छाना चाहता हूं। जरूर मैं अपनी एडिटिंग को बेहतर करना चाहता हूं। आप में से कई दर्शकों ने लिखा भी है कि हमारे थंबनेल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, हमारे एडिटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च अच्छा है। तो हम एडिटिंग को उसी हिसाब से बेहतर करना चाहते हैं। उसमें सिनेमाई प्रभाव डालने से हम अपने आप को रोकते हैं। कई बार हमने किया है और हमने देखा है कि दर्शकों ने उसे पसंद नहीं किया। हमें उनकी ये आलोचना या ऐसी टिप्पणी बहुत पसंद आती है कि कम से कम वो इन बातों को समझ रहे हैं और लोगों की नजर है। वरना इतना लंबा वीडियो, ठहर कर बनाया गया वीडियो, ज्यादातर वीडियो मेरा 1 मिलियन प्लस व्यूज का कैसे हो सकता है? कोई तो है जो देख रहा है। तो अपने देखने के धीरज का विस्तार करते जाइए। अगर 10 मिनट देख रहे हैं, अगले दिन 12 मिनट देखिए, फिर उसके बाद 15 मिनट देखिए, आखिर तक देखिए। ये जो ग्राफ आता है कि 4 मिनट देखा आप निकल गए, 5 मिनट देखा आप निकल गए, ऐसे ना तो आप बदलेंगे ना तो देश बदलेगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो न्यूज़ है, सूचना है, उसे आराम से खाना पड़ता है। जिस तरह से अगर चबा चबा कर खाएंगे, देर से खाएंगे, तो डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब बताएंगे ये सबसे अच्छा तरीका है। तो न्यूज़ को क्यों आप निगल लेना चाहते हैं? हमारा तरीका वो नहीं है। तो आप दर्शकों ने हमारे इस तरीके को पसंद किया, हम बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं। ज्वाइन भी कीजिए हमें और हमारे इस तरीके को पसंद भी कीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो को स्पेशल बनाते हैं। इसलिए कई बार लोगों ने कहा कि जो मेंबर बनते हैं उनके लिए आप स्पेशल वीडियो बनाइए। पर हम हर वीडियो में रोज 7 से 8 घंटा, कई बार 10 घंटा लगा देते हैं और उससे हर किसी के लिए हम स्पेशल वीडियो के तौर पर बनाते हैं। और आपने देखा भी, आपने स्वीकार भी किया, आप इस तरह के मेंबर बने हैं जिन्होंने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला कि हमारे लिए भी अलग से डालो। मैं सच बोलता हूं, मैं किसी पार्टी में बहुत कम जाता हूं, कोई मौज मस्ती नहीं करता। सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक काम करता हूं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता, न शरीर में न मन में, कि अलग से कुछ बनाऊं। ये अलग से बनाने में आदमी कलाकारी करने लगता है। तो मुझे लगा कि आप सभी से बात करूं, और एक वजह और भी थी कि मैं इसके बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो क्या है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं इसके बारे में। तो ये है पुरस्कार जो हमें मिला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से। इस पुरस्कार को वॉशिंगटन में दिया गया और देश दुनिया के कई पत्रकारों को ये पुरस्कार मिला है, प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2024। तो ये यूट्यूब पर हम करते करते
दुनिया के स्तर पर लोगों ने हमारे चैनल को सराहा है। तो हमारे चैनल को सराहने का मतलब यह है कि आप दर्शकों की तारीफ हुई है, मेरी तारीफ नहीं हुई, क्योंकि आप दर्शकों ने लंबे वीडियो को देखने का तरीका, जो गोदी मीडिया का झटाझट खटाखट फटाफट चैनलों को बदलने का, डिबेट के जरिए जुनून पैदा करने का जो कार्यक्रम है, उसको छोड़कर, देखना बंद कर गोदी मीडिया को आपने मेरे वीडियो को देखा है, तो आपको सम्मानित किया गया है प्रेस फ्रीडम अवार्ड से, क्योंकि आप वो लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं और हमारे चैनल को मदद करते हैं ताकि हम अपना काम स्वतंत्रता से कर सकें, स्वायत्तता से कर सकें। तो इसलिए ये पुरस्कार आपको समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप में से जिस किसी ने भी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, प्लीज़ ये सिलसिला बनाए रखिए। हो सके तो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक हमें मदद कीजिए, और आपके संपर्क में अगर कोई है तो उन्हें भी बताइए कि रवीश कुमार ऑफिशियल को ज्वाइन करना चाहिए। ये चैनल है, कोशिश कर रहा है कि ढंग से काम करे। हम जितना काम कर सकते हैं, हमारी बहुत सीमाएं हैं, हम बहुत सारे मुद्दों को कवर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बहुत उद्वेलित करती हैं, परेशान कर देती हैं मुझे भी, लेकिन साफ साफ कहना पड़ता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। हर घटना जो मुझ तक पहुंच रही है, मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकता हूं। एक ही वीडियो बनाना होता है, उसके चयन का आधार अलग अलग कारणों से होता है। तो कई बार दर्शक मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, उसमें मैं समझता हूं उनकी तकलीफ़ को, उन्हें बिल्कुल मुझे फ़ोन करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन मैं टालता नहीं हूं। मैं उन्हें तभी कह देता हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत दुख होता है, कई बार रात को करवटें बदलता रहता हूं कि किसी ने बहुत उम्मीद से मुझे फ़ोन किया, लेकिन ये सच्चाई मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी और आपसे भी कहना पड़ेगा कि क्या अकेला व्यक्ति कई मुद्दों पर वीडियो बना सकता है, उसके साथ न्याय कर सकता है? शायद नहीं। इसीलिए जब गोदी मीडिया आया, मीडिया का गोदीकरण हुआ, हज़ारों पत्रकार वहाँ पर हैं, वो सब पत्रकारिता कर सकते थे, मगर उनके हाथ पांव बांध दिए गए, तो आवाज़ तो दब गई, पर उसकी भरपाई कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। थोड़ी तकलीफ़ मुझे मेरी जो है, आप भी साझा कर लीजिए, अपनी तरफ से समझ लीजिए। हम इस वीडियो को मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, कोशिश करेंगे किताबों की बातचीत या कुछ और तरीके की चीज़ों को आपके लिए कभी कभी बीच में कर पाएँ। नियमित रूप से करना बहुत संभव नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी ये पुरस्कार तो आप ही का है और तो आपको समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप में से बधाई के बहुत सारे संदेश मुझे मिले हैं, मैं सभी को उसके बदले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अब मैं इसके साथ साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं एक छोटा सा हिस्सा इस किताब से पढ़ते हुए, जो विनीत कुमार ने ये किताब लिखी है, राजकमल से छपी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 399 रुपये की है, अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगी। विनीत कुमार मीडिया विशेषज्ञ हैं और मीडिया पर टिप्पणी करते हैं, तो उनका एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, फिर अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस किताब का एक सब चैप्टर है, टेलीविज़न का मूल मतलब हम भारत के लोग। अब विनीत कुमार लिख रहे हैं इसमें कि सरकार ने स्वयं समय समय पर जिन कमेटियों का गठन किया, उन्होंने इस भटकाव की जमकर आलोचना की। किस भटकाव की? कि दूरदर्शन कैसे बदल रहा है, उसका मकसद क्या है और उस मकसद से बदल रहा है। ये कमेटी सरकार ने बनाई है और सरकार की बनाई हुई कमेटियों की रिपोर्ट में सरकारी दूरदर्शन की आलोचना है। क्या आज के भारत में ये मुमकिन है? विनीत कुमार ने कई प्रसंगों के जरिए ये याद दिलाने की कोशिश की है। मीडिया का लोकतंत्र, ये किताब का नाम है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग पिछले 10 वर्ष के दौरान के, जिन्हें आप भूल चुके हैं या फिर किसी वजह से आपके ध्यान में वो प्रसंग आए ही नहीं, आप उन सब को देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि मीडिया के भीतर क्या हुआ और मीडिया के जरिए इस लोकतंत्र का क्या हाल किया गया। दोनों चीज़ों को आप थोड़ा समग्र रूप से समझ पाएंगे और इसमें अनेक ऐसे प्रसंग दिए हुए हैं कि आप किसी भी पन्ने को समझेंगे, आपको कारण समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है मीडिया में।
जिसे सरकार आप जनता के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देती है, बाजार वह भी हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन इसी गोदी मीडिया को देता है, मगर यहां पत्रकारिता नहीं है। सारी मार्केटिंग इनकी पत्रकारिता के नाम पर है कि आपकी आवाज बनेंगे, मगर इनके चैनलों पर जनता की आवाज नहीं है। अगर आवाज होती तो लोग क्यों अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए हम तक आते। यह एक बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि मीडिया का असर समाप्त हो गया है। जहां खबरें छप भी रही हैं प्रशासन पर, सरकार पर, अब असर समाप्त हो गया है। ये ऐसा कई कारणों से हुआ है। एक कारण यह है कि मतदाता धर्म के आधार पर एकजुट होने लगा है। वो अपनी समस्याओं को, सरकार की नाकामियों को धर्म के बाद गिनता है। पहले से लेकर 10 पायदान तक, 10 नंबर तक वो सिर्फ धर्म को रखने लगा है और धारणा को रखने लगा है। तो अब अलग अलग घटनाओं की रिपोर्टिंग, जिम्मेदारियों पर को लेकर उठे हुए सवालों से वो अपना मत नहीं बदलता है। इस वजह से भी प्रशासन ज्यादा दुस्साहसी हो गया है, लापरवाह हो गया है, उल्टा पत्रकारों पर ही केस कर देता है। बहुत से पत्रकार जो यूट्यूब में गोदी मीडिया के बदले सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है, कई तरह के मुकदमे हो रहे हैं, कई तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है बेतहाशा। मतलब इसकी संख्या 1-2 नहीं है, अपवाद के तौर पर नहीं है। तो जब सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी तो इसका नुकसान बहुत लोगों को होने वाला है, समाज को होगा, देश को होगा। तो विनीत कुमार प्रसंग बता रहे हैं कि सरकार ने स्वयं समय समय पर जिन कमेटियों का गठन किया, उन्होंने इस भटकाव की जमकर आलोचना की। मिसाल के तौर पर 1964 में ही चंदा कमेटी का गठन किया गया, जिसने 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इस माध्यम को देश के नागरिकों के उद्देश्यों की पूर्ति करने के बजाय सरकार का पक्ष लेने वाला बताया। यह आलोचना दूरदर्शन की 1964 में की जा रही है। आज का दूरदर्शन क्या आपने देखा है? न्यूज लॉन्ड्री पर कई रिपोर्ट आई है दूरदर्शन के कार्यक्रमों को लेकर, किस तरह से विपक्ष पर हमला किया जा रहा है, जनता के मुद्दों का किस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। आप आज के दूरदर्शन पर खुद देख सकते हैं। जो इस किताब में बातें लिखी गई हैं, आप खुद भी देखकर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चंदा कमेटी की रिपोर्ट में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की गई और कई सुझाव दिए गए। अब ध्यान से सुनिएगा, जिनमें टेलीविजन का रेडियो से अलग करना भी शामिल था। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के अलावा बाकी सुझावों पर सहमत नहीं हुई। रेडियो को और टेलीविजन को अलग कर दिया, इस पर सहमत हो गई, लेकिन दूरदर्शन सरकार का पक्ष लेने वाला हो गया है, इसे ठीक करने के प्रस्तावों पर सहमत नहीं होती है। अब आगे आइए, जनता पार्टी की सरकार के दौरान 1977 में बीजी वर्गीज की अध्यक्षता में वर्गीज कमेटी का गठन किया गया और उसने 1978 में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग पर सख्त टिप्पणी करते हुए न्यायपालिका की ही तरह का एक स्वतंत्र निकाय बनाने की बात की, जिस पर कि विधायिका का नियंत्रण ना हो। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए ऐसा करने के प्रति स्पष्ट तौर पर असहमति जताई। वो भी दूरदर्शन को आजाद करने के मामले में सहमत नहीं हुए 1978 की बीजी वर्गीज कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। अब आइए 1983, पूरनचंद जोशी के नेतृत्व में जोशी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर दूरदर्शन की जमकर आलोचना करते हुए गंभीर चिंता जाहिर की। भारत सरकार के उपक्रम प्रकाशन विभाग ने एन इंडियन पर्सनालिटी फॉर टेलीविजन रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन सॉफ्टवेयर फॉर दूरदर्शन शीर्षक से 2 खंडों में यह रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका पहला ही अध्याय है टेलीविजन फॉर हुम एंड फॉर व्हाट। टेलीविजन किसके लिए और किस काम के लिए? कितना महत्वपूर्ण सवाल है, किसके लिए और किस काम के लिए। इसी रिपोर्ट के 5वें अध्याय सूचना में लिखा है कि फिलहाल दूरदर्शन के कार्यक्रमों का लाभ उठाने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से काफी नीचे रहने वाले लोग हैं।
दूरदर्शन अपने समाचारों का चयन बड़े लोगों को ध्यान में रखकर करता है और उनके लिए निम्न स्तर का मनोरंजन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि जहां दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने वाले मध्य और उच्च वर्गीय लोगों को अपनी जीवन शैली के बारे में आत्मविश्लेषण करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, वहां दूरदर्शन उनमें सामाजिक परिवर्तनों के मामले में आत्मतुष्टि और नितांत उपेक्षा का भाव जगाता है। कितनी सुंदर बात है इस रिपोर्ट में कही गई है। मतलब टेलीविजन का या दूरदर्शन का या किसी पत्रकार का यही मकसद है कि हम अपनी बातों को, रिपोर्ट को इस तरह से लेकर आए कि आप आत्मविश्लेषण कर पाएं। क्या सचमुच ये सरकार ठीक चल रही है? क्या सचमुच इस सरकार के दौर में अदालतों का मेयार कमजोर नजर आने लगा है? क्या सचमुच इस सरकार के दौर में संविधान खतरे में है? क्या सचमुच न्यायपालिका के सदस्यों का किसी राजनीतिक धार्मिक सम्मेलन में जाकर किसी समुदाय के प्रति सांप्रदायिक बातें करना, क्या ये अच्छा है? ये सब बताने के बजाय हम अगर इस तरह के कार्यक्रम बनाने लग जाएं कि आपको लगे सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस आपके अच्छे दिन नहीं आए, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये इस किताब में, विनीत कुमार की किताब जब आप पढ़ेंगे, पूरी किताब पढ़ दूंगा तो लेखक के साथ अन्याय होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो हमारी बातचीत का सार यही है कि ये वीडियो हमने उन सदस्यों के लिए बनाया है जिन्होंने ज्वाइन किया है, इस अपील के साथ कि आप ये सिलसिला बनाए रखिए। जिन सदस्यों ने, जिन सब्सक्राइबर्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, हमने अपने कैटेगरी को पहले से कहीं ज़्यादा सरल बना दिया है ताकि आपके ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ना हो, पेमेंट करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और अपने परिचित सदस्यों, दोस्तों से पूछते रहा कीजिए कि आपने रवीश कुमार ऑफिशियल ज्वाइन किया है या नहीं। कि आपको पता है कि रवीश कुमार का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो लगातार नियमित रूप से एक वीडियो बनाते हैं? पूछ लिया कीजिए, बता दिया कीजिए। और कुछ दिनों के बाद, पहले तो ये आप सदस्यों के लिए है वीडियो जिन्होंने ज्वाइन किया है, पर कुछ दिनों के बाद हम इस वीडियो को सबके लिए उपलब्ध कर देंगे ताकि ये बात व्यापक तौर पर सभी के लिए उपलब्ध हो। वो मीडिया को कैसे देखा जाए, मीडिया उन्हें किस तरह से देख रहा है, दिखा रहा है, इन बातों को लेकर वो लगातार सोचें। ये सोचना हमारी नागरिक होने की जिम्मेदारी का अभिन्न हिस्सा है और आप तो कर ही रहे हैं। आपके साथ साथ और भी लोग करें तो अच्छा लगेगा। आपकी तरफ से हमें और मदद मिले तो हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो को आप देखा कीजिए, दिखाया कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।